नमस्कार शुद्धशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। शुद्धशील जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी जो सब जगह ढिंडोरा पीटती थी, खेला होबे खेला होबे खेला होबे, उनके घर में खुद उनके साथ खेला हो गया और उनको पता ही नहीं चला। उनकी पार्टी के चुने हुए 59 एमएलए चुपचाप उनके साथ चले गए, जिनको ममता बनर्जी ने अभी 4 दिन पहले पार्टी से निकाला था, ऋतव्रत बनर्जी। बिल्कुल अंजू जी, यहाँ पर बंगाली में एक कहावत है कि हम जब बोलता है कि मुर्गा का साइज क्या है ना, लोग ऐसे हाथ दिखा देता है लेकिन नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाता है। तो ममता बनर्जी के साथ भी वही हुआ था। उन्होंने बोला था खेला होबे, लेकिन खेला किसके साथ होगा वो तो नहीं बताया था। तो उसने खेलने का बहुत शौक था ना, तो उसका खेलने का शौक अभी पूरा किया जा रहा है। ये तो होना ही था। देखिए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पार्टी में कल्चर क्या रखा था, पूरे स्टेट में भी रखा था। मैं शायद आपके शो में पहले भी बोला था कि पूरा बंगाल में ये जो ममता बनर्जी व्हाइट और ब्लू कलर का जो शेड लगाते हैं, वो किस लिए है? क्योंकि उनका चप्पल का कलर है ब्लू एंड व्हाइट। उनका मकसद है पूरे बंगाल मेरे पैर के नीचे दबा के मैं रखा हूं, ये स्टेटमेंट देना है। तो किसी जननेता का अगर यही स्टेटमेंट होता है, यही एरोगेंस होता है, तो उनके साथ तो ऐसे ही होने वाला है। वो अपने पार्टी में जो उनका नेता हुआ करते थे, अभी बहुत सारे लोग मुंह खुल रहे हैं कि हम पार्टी में कुछ बात ही नहीं कर सकते थे। जो भी होता था ऊपर से ऑर्डर आता था। और किससे ऑर्डर आता था? अभिषेक बनर्जी से। कौन है अभिषेक बनर्जी? जो 2014 में पॉलिटिक्स में आया। किस लिए? क्योंकि ममता बनर्जी की भतीजा है। इस अभिषेक बनर्जी ने कभी कभी ऑपोजिशन पॉलिटिक्स किया क्या? पॉलिटिक्स क्या होता है इनको मालूम है क्या? ये बस सत्ता में आया, देखा बहुत मजे की चीज है भाई, आपके पास इतना ताकत है, सब लोग आपको सर सर करके बात कर रहे हैं, आप पुलिस को धमका चमका रहे हो, गुंडे आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। तो यही राजनीति होता है, बहुत आसान खेल है। तो ये बंदा अगर ये कॉन्सेप्ट लेके पॉलिटिक्स करेंगे और वो अगर ममता बनर्जी मान के चलेंगे तो यही हाल होना था। जो हो रहा है ये बहुत पहले होना था तो बंगाल बाज जाता। तो चलो थोड़ा देर है लेकिन दुरुस्त है, वही हुआ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई और ममता बनर्जी को ही नहीं पता चला कि उनकी उस पार्टी से छुट्टी होने की नौबत आ गई है। जिस तरह से एक अलग गुट बन गया और जिन्होंने कहा कि असली टीएमसी तो हम हैं, ऋतव्रत तो बन गए नेता प्रतिपक्ष और वो कह रहे हैं कि असली हम ही हैं। हम चाहते ममता बनर्जी चीफ एडवाइजर के तौर पर हमें गाइडेंस दे। तो ममता बनर्जी की तो ढीले भर की औकात हो गई अब टीएमसी में। अरे ये लोग ममता बनर्जी से ही सीखा। आप एक एक करके चीज देखो। ये ऋतव्रत बनर्जी, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि ये सीपीएम का राज्यसभा का सांसद थे, तब एक महिलाओं के साथ अश्लील आचरण करते हैं, बहुत सारे काम होता है, वो महिला जाके रिपोर्ट कर देता है। ममता बनर्जी तब चीफ मिनिस्टर, तब पुलिस मिनिस्टर। तो एक महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है, गलत होता है, एक महिला मुख्यमंत्री होते के नाते, तो उनको तो ऋतव्रत बनर्जी को जेल में भेजना था। उसने क्या किया? ये ऋतव्रत बनर्जी को लेके आया अपने पार्टी में, वहां पर राज्यसभा का सांसद बनाया, अभी एमएलए बनाया। तो अगर आप पाप करोगे तो पाप का घड़ा तो ऐसे ही पूरा होगा। दूसरी बात देख लीजिए, जो म्यूनिसिपल इलेक्शन यहाँ पर होता है, पहले तो इलेक्शन होता नहीं है, कोई यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता है। जो जहां पर नॉमिनेशन फाइल करना होता है वहां पर पूरा वो घेराबंदी रख देता है। तो अगर वहां पर गलती से कोई कर भी देता है, उसके बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, उसको घर छोड़ के भागना पड़ता है। प्रचार छोड़ के भी अगर लोग उसको वोट दे देते हैं तो वोट के दिन वो वोट नहीं डालने नहीं देता है, वहां पर उसका उन्नयन भाई नहीं होता है जो वोट लूट लेता है। चलो उसके बाद भी अगर गलती से जीत जाता है तो उसका सर्टिफिकेट छीना जाता है। और इतने सब करने के बाद भी अगर कोई कहीं पे भी जीतता है तो दो ऑप्शन होता है, या तो टीएमसी ज्वाइन करो, नहीं तो जेल जाओ, नहीं तो मर्डर हो जाओ। यहाँ पर जो लास्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, दो म्यूनिसिपैलिटी हुआ। एक तो था झालदा जो पुरुलिया में है, जो कांग्रेस ने जीत लिया। तो वो उस म्यूनिसिपैलिटी 7 दिन का अंदर तोड़ दिया, उसको सारे काउंसिलर को टीएमसी ज्वाइन करने के लिए फोर्स कराया, पुलिस से किया है। एक बंदे वहां पर एग्री नहीं कर रहा है तो उसका मर्डर भी करा दिया। दूसरा है ताहिरपुर, नोदिया में है, जो वामपंथी वो जीत लिया था। तो जिस दिन जीतता है उस दिन शाम को वहां का जो ओसी है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओसी ये वोट मैनेज कर रहा था, ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए वामपंथी वो जीत गया, चलो आपको ट्रांसफर कर दिया। तो जो कोई ऑपोजिशन नहीं रखना चाहता है, पूरा एम्प्टी कर देना चाहता है, अपने पार्टी के अंदर भी उनके साथ ऐसे ही होने वाला है। ये लोग तो अब चाहेंगे ना, क्योंकि ममता बनर्जी क्या है, उनका एक जगह है, उनका एक मूर्ति है, छवि है, जो भी है अच्छे है भला है, उनका कुछ सपोर्टर है।
वो अगर थोड़ा सा भी पोजीशन उनको मिलेगा तो इन लोगों को खा लेंगे। तो अच्छा है अभी ममता बनर्जी को तरीके से उन्होंने हटा दिया। तो हटाना है तो पूरा एकदम स्मैश कर देना कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अगले दिन कभी पॉलिटिक्स पे आ ही नहीं पाए। तो जो खेला ममता बनर्जी इतने दिन खेलते थे, उन्होंने जो उनका शिष्य बनाया, वो लोग अभी उनके साथ खेल दिया। ये तो होना था, यही तो टीएमसी कल्चर है। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है ना कि ममता बनर्जी तो अपने आप को बहुत शातिर खिलाड़ी समझती है राजनीति का। उनके पैरों के नीचे से जमीन खींची गई और उनको पता भी नहीं चला। अब तो सारे के सारे वो विधायक जो कि आ गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, उनमें एक जावेद अहमद है जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो तानाशाह है, डिक्टेटर है, वो तो सबके ऊपर नेता थोप देती थी, फैसले भी खुद ही ले लेती थी, उनकी जो इनर कोटरी है उसमें घुसना मुश्किल है। अभिषेक बनर्जी तो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो फिर भी सब पर दादागिरी करता है। अब तो सब बोल रहे हैं खुलकर। देखिए अंजू जी, यहाँ पर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो है कि ममता बनर्जी को क्यों नहीं पता था। अगर ममता बनर्जी को सच में पता होता, ये वेस्ट बंगाल में लास्ट 5 सालों में सबसे बड़े बात जो हुआ था वो था आरजीकर कांड। क्योंकि वहां पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं दिखा, सब लोग, महिलाओं, माताओं, बहनों, सब लोग रास्ते में उतर के आए। क्यों? क्योंकि एक महिला अगर अपने काम के जगह में जाता है और वहां पर जाके उनको ओवर ड्यूटी करना पड़ता है और उस जगह पे वो सेफ नहीं है, उनका मर्डर हो जाता है, उनका रेप हो जाता है। अगर हो भी गया तो वहां पर जिसने ये किया है उसको ऐसे कड़ी सी कड़ी सबक सिखाना चाहिए कि आगे कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता है। यही तो जनरल चीज होता है। वहां पर मुख्यमंत्री खुद अपने पुलिस कमिश्नर को यूज करके, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, उनको बचाने का कोशिश किया। ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद कोई उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। हम लोग जो दो एक बात करते थे, उनके ऊपर भी टॉर्चर होता था, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वो डर को जय करके अगर सारे लोग पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के ऐसे बिना फ्लैग के रास्ते में उतर जाता है, तब समझना चाहिए इसका कितना गंभीर वैल्यू है। ममता बनर्जी वो रीड नहीं कर पाए। उनको भी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ये लोग तो सीपीएम कर रहा है, ये बीजेपी कर रहा है। वहां पर भी वो पॉलिटिक्स ढूंढ रहे थे और उसके बाद उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकना चालू किया, जो ममता बनर्जी को 2026 का चुनाव तक पता नहीं लगा। मेरे पास रिपोर्ट है, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, मैं तो मेरा एग्जिट पोल दे दिया था जो एग्जैक्ट पोल हो गया। तो अगर मेरे जैसे छोटे पत्रकार के पास ये है तो ये रिपोर्ट आईबी के पास नहीं है। लेकिन ऐसे तानाशाही यहाँ पर चलता था कि ममता बनर्जी को वो रिपोर्ट देने से सब लोग डरते थे। मतलब ममता बनर्जी जानबूझ के कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई उसको बोल रहा है, रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है, तो उस बंदे का उस दिन ही टीएमसी के दी एंड लास्ट डेट है, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसका पैर से ऐसे ही जमीन खिसकना है। और दूसरी बात, ये जो आप जावेद अहमद खान का बात कर रहे हो या दूसरे लोग जो खुल के बात कर रहे हैं, भाई आप लोग इतना अच्छे बोल लेते हो तो ये पहले क्यों नहीं बोला? ये लोग, वो सोनारपुर जो कांड हुआ ना, अभिषेक के ऊपर जो अंडा फेंका गया, वो अंडे से बचने के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। कौन है ये जावेद अहमद खान? इनके बेटे का नाम का 90 प्रॉपर्टी है, शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल लिया। अब जावेद खान ये सारी चीज बोलने के बाद अगर सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो वो गलती में है। और अगर सच में ये सब करने के लिए वो अगर बच जाते हैं तो फिर शुभेंदु अधिकारी जी बहुत गलती में है। क्योंकि लोग ये सब चीज पसंद नहीं कर रहे। जो जो भी कर रहा है उसके लिए इसका कोई पाप कम नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस ने सारे पाप जो किया है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, लेकिन वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। इनके साथ ये लोग थे। मैक्सिमम क्या होता, उसको टीएमसी से हटा दिया जाता था, उसको जेल में भेजा दिया जाता था। अरे देंगे, लेकिन कितने लोगों को करेंगे? अगर सब लोग मिलकर अगर बोलते थे ये गलत हो रहा है, हम नहीं करेंगे, तो कौन करा सकते थे? तब तो आपको बहुत मजा था, क्योंकि आप सत्ता में हो, आप जो पावर एंजॉय कर रहे हो, तब आपको नहीं लगा ममता बनर्जी खराब है। आप बोल रहे हो ये अंडे कांड के बाद सब लोगों का दिमाग हिल गया। सब लोग अभी सोच, और ये बस सोनारपुर में नहीं हुआ, बाकी 2-4 जगहों में भी हो गया, जहां पर भी वो एक एमएलए जाके उनका ऑफिस से कुछ निकलने का कोशिश कर रहा है, लोग एकदम रेडी हुआ है। यहाँ पर कोई अंडे सब में जाके अगर बोलता है कि अंडे चाहिए, तो अभी पूछ रहा है दुकानदार कि भाई किस लिए, खाने के लिए या फेंकने के लिए? ये सिचुएशन हो गया। तो ये नाटकबाजी चल रहा है, ये नाटकबाजी नहीं चलेगा। बट हाँ, पॉलिटिक्स बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन जो भी कर ले, अगर भाजपा इन लोगों को प्रोटेक्शन देता है, कैसे भी वो टीएमसी होके भी प्रोटेक्शन दे या अपने पार्टी में शामिल करके प्रोटेक्शन देता है, जनता नहीं मानेंगे। जनता जानता है क्या किया है ये लोगों ने, इसलिए तो हराया। तो उन लोगों के अगेंस्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा।
और जिस तरह से अब भाषा बोल रहे हैं ना, ये 59 के 9 या 60 जो भी एमएलए है, ऐसा लग रहा है कि अब ये जितना भी कर्म कांड हुआ है ममता राज में, उसका ठीकरा ममता और अभिषेक बनर्जी के सिर पर फोड़ रहे हैं और अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करें कि हम तो बड़े अच्छे थे। जैसे आपने बताया था कि एक स्टेटमेंट आया था कि जो अच्छे वाले टीएमसी वाले होंगे उनको बीजेपी कभी ले सकती है, तो भी सबके सब दूध के धुले हुए हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभिषेक बनर्जी हमारे लिए कुछ नहीं है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ममता एक बड़ी फाइटर लीडर है, बहुत टॉल लीडर है, उनको हम चीफ एडवाइजर बनाने को तैयार है, लेकिन अभिषेक से किनारा करते हैं। मतलब इनकी दुश्मनी क्या सिर्फ अभिषेक बनर्जी से, और अगर वो ऐसा बोलेंगे तो इनके पाप धुल जाएंगे, जनता इनको बख्श देगी। नहीं नहीं अंजू जी, ये जो ये लोग बोल रहे हैं ना, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको इतना वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी एक इमोशन है, तो जो लोग उनका सपोर्टर है तो वो लोग ममता बनर्जी के साथ है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत सारे लोगों का गुस्सा है, तो अगर ये लोग ये वाला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेता है, तो जो पार्ट अभी भी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का सपोर्ट इन लोगों को मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज है, ये लोग ये सारे चीज कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि इन लोगों को पार्टी का लोगो चाहिए, पार्टी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये लोग रियल तृणमूल है ऐसे एस्टेब्लिश करना है। तो इस सिचुएशन में जब तक इन लोगों को लोगो या रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है, तो तब तक तो इन लोगों का प्रॉब्लम है। और ममता बनर्जी का दिल्ली का जो लॉयर लॉबी है वहां पर भयंकर कनेक्शन है, और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भयंकर कनेक्शन है। तो ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए अभी ममता बनर्जी अच्छे है, अभिषेक बनर्जी खराब है, ये वाला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ले रहा है। लेकिन जब इनके हाथ में वो सारे चीज आ जाएंगे, तब ममता बनर्जी को डिपोर्ट कर देंगे। एक चीज अच्छे से ख्याल कीजिए, ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ही हमारा लीडर है, सी विल बी द चेयरपर्सन। ये लोग बोल रहे हैं वो बस कुछ परामर्श दे दे, ये पोजीशन में हम सोच सकते हैं। उसके मतलब अभी ये लोग थोड़ा स्लो खेल रहे हैं कि जब हमारे पास में ये सारी चीज नहीं आया है, जब आ जाएंगे तब खेला खत्म। ममता बनर्जी के पास अभी कुछ नहीं बचा है। अभिषेक जो बचा है दिख रहा है, वो भी कुछ दिन बाद जेल जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी अकेले ही रहेंगे और कुछ नहीं बचा है उनके पास, सब कुछ छिन गया है। क्योंकि ये जितना कुछ हुआ है आज विधानसभा में, उसके बाद दौड़ा दौड़ा अभिषेक बनर्जी ममता के घर गया था, जहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी, और उसी दौरान वो जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें ईडी की टीम अभिषेक के घर पहुंच गई, उसको सम्मन दिया गया है, 15 जून को उसको पेश होना है पूछताछ के लिए। तो अब अभिषेक क्या करेगा? क्योंकि अभिषेक सीआईडी की पूछताछ से बचने के लिए अपने ऊपर अंडे पिटवाए थे और घायल हो गया था, अस्पताल में भर्ती हो गया था। अब कौन सा खेल खेलेगा? 15 जून को तो उसको वो तमाम बहाने बना ले, अब तो ईडी है, ईडी तो शिकंजा कस देगी, तो अब कैसे बचेगा? नहीं, यहाँ पर जो गेम हो रहा है अंजू जी, देखिए यहाँ पर उसने पहले बोला था मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। तो आप भी बोल रहे हो कि वो भाग भाग के गया ममता के घर, तो उसके मतलब ये जो तबीयत खराब है ये बहाना था। तो क्यों इस बहाना करना था? आज सुबह ही अभिषेक बनर्जी चला गया था कोलकाता हाई कोर्ट, क्योंकि ये जो सीआईडी इंटरोगेशन होने जा रहा है उनको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो जाएंगे तो उनको शक है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि काम ही ऐसे किया है। और बीएनएस का जो लॉ है वो क्लियरली बोल रहा है कि अभिषेक बनर्जी जेल जा रहा है। तो वो चला गया था कोलकाता हाई कोर्ट। अभी मुश्किल ये हो गया, इसके पहले ये जो लोअर कोर्ट है या कोलकाता हाई कोर्ट है, वहां पर टीएमसी का तानाशाही चलते थे। जो ऑनरेबल जजेस है उनके ऊपर भी भयंकर टॉर्चर होता था, मेंटल टॉर्चर होता था। जैसे एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिन्होंने छोड़ ही दिया और उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करके फिर भाजपा का एमपी बन गया। क्यों? क्योंकि उसका जो इजलास है जहां पर उनका हियरिंग होता है, टीएमसी का जितना भी लॉयर है उसके सामने बैठ जाते थे, एक भी केसेस का हियरिंग करने नहीं देते थे। यहाँ पर राजाशेखर मांता है, जिन्होंने जो भी कानून के तरीके से होता है वही जजमेंट देता था, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाता था तो सेम एस्टेब्लिश हो जाता था। तो उसको रुकाने के लिए क्या करते थे, उसके घर के बाहर पोस्टरिंग कर देते थे, वहां पर जाके हुलिगन्स भेज देते थे, और कोलकाता पुलिस को ढूंढने को नहीं मिलता किसने ये सब चीज किया है। वहां पर एक जस्टिस है विश्वजीत बासु, उनके जो पोस्टर है उसके ऊपर थूका जाता था, उनके ऊपर मतलब मेंटल हैरेसमेंट करने का कोशिश किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है जस्टिस अमृता सिन्हा, उनके हस्बैंड लॉयर है तो केस लड़ रहे हैं, तो उनको सीआईडी उठा लेते हैं और उसको मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर करता है, बस ये लिखाने के लिए कि जस्टिस अमृता सिन्हा जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे पैसा लेके ये सारे जजमेंट देता है। आप सोच सकते हो क्या था टीएमसी कल्चर। तो ये सारे जब होता था तो बहुत सारे जजेस ऑब्वियसली डर जाएंगे,
खुद के लिए नहीं डरेंगे तो उनका फैमिली है उनके लिए डरेंगे। तो अभिषेक बनर्जी जब भी भाग भाग के जाते थे तो उनका प्रोटेक्शन हो जाता था। तभी अभिषेक बनर्जी को भी समझ में आया है कि प्रोटेक्शन मिलना इतना आसान नहीं होगा। उनका जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे मलाई घटक, वो वहां पर जाके लोअर कोर्ट जो है वो तो छोड़ ही दीजिए, कुछ भी बहाने बना के वहां के कुछ भी वर्डिक्ट लेके आ सकते थे। जैसे मेरे केस में मेरे घर में जब पुलिस घुसा, मेरे ऊपर क्या इल्जाम था, मेरे नाम में 5 एफआईआर हुआ कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कुछ बोला हूं। अब केस यहां पर अगर आता है, इधर तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस मेरे अगेंस्ट स्टेप लेंगे या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेंगे, यहाँ पर दूसरे कोई घुस ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे नाम में 5 एफआईआर हो जाता है और वो एफआईआर एक्सेप्टेड होता है। जब मैं कोर्ट में जाकर चैलेंज करता हूं तो एक एफआईआर में लोअर कोर्ट में ये चले जाता है और वहां पर ये बयान दिया जाता था पुलिस से कि भाई ये क्रिमिनल है, इसको इसके घर के सर्च करना जरूरी है। क्यों क्रिमिनल है, क्या है, कुछ भी नहीं है। और जज वो ऑर्डर भी पास कर देता है, ये आ जाता है मेरे घर से सब कुछ उठा के लेके चला जाता है, कोई सीजर लिस्ट नहीं देता है। तो ये कल्चर था। अभी ये सारे कल्चर खत्म हो जाएंगे, जजेस भी, ऑनरेबल जजेस भी अभी फ्री माइंड में वर्डिक्ट देंगे। जैसे अभिषेक बनर्जी को साइबर क्राइम केस में बोल दिया कि भाई आपको तो फिजिकली अपीयर करना पड़ेगा, वर्चुअल नहीं होगा, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो ये जो सिचुएशन हो गया तो अभिषेक बनर्जी को समझ में आ गया कि भाई ये सीआईडी केस में मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, साइबर क्राइम का भी जो प्रोटेक्शन वो खत्म होते जा रहा है। और इनका अभी भी कुछ गवर्नमेंट में कनेक्शन है जहां से आईबी रिपोर्ट इनको मिलता है, जहां से उनको पता चल गया था ईडी आ रहा था, इसलिए वो भाग गया था। आज वो नोटिस भी उसने रिसीव नहीं किया, उसके घर वाले ने रिसीव कर लिया जो उसका ऑफिस का है। तो ये सारे जो घेराबंदी हो रहा है, अभिषेक बनर्जी एक्चुअली गया था उस सारे चीज के लिए, मीटिंग करने के लिए। अब देखो ये बोलता 15 दिन टाइम चाहिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन 8 तारीख ये इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग करने के लिए दिल्ली फ्लाई कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। कैसे हो पाएगा भाई, आपका तबीयत तो खराब है, आपको तो रेस्ट चाहिए। 8 तारीख ही क्यों, क्योंकि उस दिन उसका सीआईडी इंटरोगेशन है। तो अभिषेक बनर्जी पूरा घेर चुके हैं। और सबसे मजे की बात आपको बोलता हूं, जो ईडी ने समन किया है ना, उसमें 99.99% चांस है अभिषेक बनर्जी अरेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये नौकरी घोटाला केस है। तो इस नौकरी घोटाला केस में अभिषेक बनर्जी का जो कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स, जो अभिषेक बनर्जी ने मान लिया, उसका सीईओ है, तो उसका जो सीओओ है उनका नाम है सुजय कृष्ण भद्रो, कालीघाटेर काकू नाम से उसको जाना जाता है। तो ये भद्र ने इसको बहुत पहले अरेस्ट हो गया था और इन्होंने अभिषेक बनर्जी को जितना भी फोन कॉल किया था या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था, बहुत सारे जगह में मीटिंग में जिसका ऑडियो रिकॉर्ड मिला है, उसने अभिषेक बनर्जी का नाम करके ये सारे कर रहे थे कि उनके इंस्ट्रक्शन में कर रहा था। तो ये सारी चीज ईडी सीबीआई के पास आ गया था और उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग करना था। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनका जो भी वो चक्कर चलता था, जहां जो जितना भी प्रेशर क्रिएट कर सकते थे, वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग होने ही नहीं दे रहा था। फाइनली वो जस्टिस अमृता सिन्हा उन्होंने वो करा दिया, इसलिए उनके ऊपर इतना गुस्सा था। तो इस मामला में अभिषेक बनर्जी का जो पैसा है नौकरी घोटाला का, वो उसका लिप्स एंड बाउंड्स का अकाउंट में आया है और उस पैसे से लिप्स एंड बाउंड्स ने बहुत सारे संपत्ति खरीदा जिसको एक्चुअली ईडी ने सीज कर लिया। तो ईडी का प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है कि मतलब चाहे तो वक्फ की तरफ इस पे हाथ रख दे और ले लेंगे। वहां पर ईडी अगर आपका प्रॉपर्टी अटैच करता है तो आपको बहुत सारे मौका मिलता है प्रूव करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी आप जेन्युइनली आपका ही है। तो वो सारे जो प्रॉपर्टी सीज किया गया, अभिषेक बनर्जी या लिप्स एंड बाउंड्स एक भी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर पाए और उसका जो अमाउंट है अभी तक हम लोगों को जितना पता है कम से कम 150 करोड़ का है। तो किसी का अगर 150 करोड़ का संपत्ति सीज हो जाता है ईडी के साथ और उसके बाद वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग भी मैच हो जाता है और उसको दिया जाता है, तो मतलब नतीजा क्या है सबके सामने क्लियर है। और इसलिए अभिषेक बनर्जी इतना डरे हुए हैं, लेकिन डर से कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है उसको फेस करना है। बिल्कुल, एक केस से अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे में तो तीसरे में फंसते हैं, अब फंसना तो तय है। लेकिन ममता बनर्जी का आज की तारीख में स्टेटस क्या है? क्या वो तृणमूल कांग्रेस ही करता धरता है या ये मान लिया जाए कि टूट चुकी है अब तृणमूल कांग्रेस और ममता अगर ऋतुव्रत बनर्जी के साथ आती तो चीफ एडवाइजर के तौर पर ही आएंगी, इससे ज्यादा कोई औकात या हैसियत उनकी नहीं होगी टीएमसी में अब? देखिए, ममता बनर्जी चीफ एडवाइजर तब तक है जब तक इन लोगों के पास लोगो या रजिस्ट्रेशन नहीं पहुंच जाता है। ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचा है। और वो देखिए, वो जब धरना प्रदर्शन करता है डे बिफोर यस्टरडे, तो वहां पर उनका 80 एमएलए है। कितने एमएलए आते हैं? मैं आपको बोला था उनके साथ 10 या 12 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो 8 एमएलए वहां पर पहुंचते हैं।
लेकिन उस 8 एमएलए से 4 एमएलए आज पहुंच जाता है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के पास। ऐसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने वहां पर प्रशासनिक बैठक बुलाया था। तो ये लोग तो इतने दिन नहीं जाते थे। आज अचानक क्या हो गया कि वहां पर तुरंत वो भाग भाग के वहां पर पहुंच गया। और वहां पर मीटिंग खत्म करते ही एक एमएलए जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर भी है, फिरहाद हाकिम, वो आके तुरंत बोलता है कि मुझे रेजिग्नेशन देना है। अब देखिए जितना राजनीतिक परिस्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे कोई कॉर्पोरेटर आगे आके तो मेयर नहीं बन सकता है। तो वहां पर प्रशासक बैठेंगे और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी डायरेक्टली कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चलाएंगे। तो ये जो सिचुएशन हो जाता है, इनका 42 एमपीज है, 29 लोकसभा में है। तो वो 29 एमपी से मात्र 2 एमपी है, कल्याण बनर्जी और माला राय, वो पहुंचते हैं ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन में। उनका जो राज्यसभा का 13 एमपी है उसमें से 4 एमपी पहुंचता है, बाकी 9 नहीं पहुंचते। तो ये अगर ममता बनर्जी का हाल है, और जो गैदरिंग है, हल सब कुछ मिला के कितना 150-200 लोग होगा। कल तो शुभेंदु अधिकारी जी बोल भी दिया था कि आप लोग जर्नलिस्ट ज्यादा थे उनके गैदरिंग से, अब जर्नलिस्ट लोग नहीं जाते तो और भी वो सूखा सूखा लगते थे। तो ये अगर सिचुएशन हो गया है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी के साथ जो भी थे, क्यों थे? क्योंकि वो लोग चोरी कर पाते थे। ये जो सत्ता में है, ये पावर को मिसयूज करके लूट पाते थे, इसलिए ममता बनर्जी के साथ थे। इन लोगों का कोई नीति या आदर्श नहीं है। और दूसरे बात जो है, इतना घोटाला किया है, सब लोग एक एक करके अरेस्ट हो रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए ये लोग अभी मजबूर हो गया है। तो सब कुछ मिला के ममता बनर्जी के साथ अगर नेता नहीं होता, जनता नहीं होता, उनके पार्टी का सिंबल नहीं होता, तो वो कैसे खड़े होंगे? आप बोलेंगे ममता बनर्जी तो जीरो से चालू किया था, तृणमूल कांग्रेस को तो उन्होंने ही खड़ा किया था। लेकिन एक चीज अच्छे से देख लीजिए, जब तृणमूल कांग्रेस बना तो तब ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाजपा का सपोर्ट मिला था। उसके बाद उन्होंने गद्दारी किया, वापस कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ा। कांग्रेस के साथ वो फ्लॉप हुआ तो फिर से भाजपा में गया, फिर से वो वहां पर कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ा। और वहां पर प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी जी उनको सपोर्ट किया था। इन लोगों के सपोर्ट से 2011 में जीता। और फिर उस कांग्रेस को ही वो साइन बोर्ड कर दिया, सारे कांग्रेस का एमएलए को लेना चालू कर दिया। तो ममता बनर्जी अभी किसी के साथ पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना रेलिवेंस खत्म कर दिया, अपना एक्सेप्टेबिलिटी खत्म कर दिया। आप बार बार किसी पार्टी जिसके सहारे से आप सत्ता में आ रहे हो या टिके रहे हो, उसको ही अगर धोखा देते हो तो आपको कौन बिलीव करेगा? तो उसका मतलब ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं रहेगा, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना ये भाजपा, कोई नहीं आएगा। उन्होंने तो लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को बुलाया था, उसने नकार दिया। दूसरी बात है, ममता बनर्जी का अभी जो छवि है वो चोर, रास्ते में निकल रहे हैं तो जनता चोर चोर करके उनको बोल रहा है। तो इतना करप्शन किया है वो, फिर अगर पॉलिटिक्स में आता है तो वोट कहां से मिलेगा? इतने दिन मुस्लिम लोग उनको वोट देते थे क्योंकि उनको लगता था ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग भी समझ गया ममता बनर्जी सत्ता से बाहर, मतलब उसका पॉलिटिक्स खत्म। फलता इलेक्शन दिखा दिया कि मुस्लिम वोट पूरा के पूरा लेफ्टिस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कुछ अभी भी ममता के साथ बचा कुचा है, वो जो सामने म्युनिसिपल इलेक्शन आ रहा है उसमें उसका सुपरा साफ हो जाएगा। तो नेता, जनता, पार्टी कुछ नहीं है, आपका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप कहां से पॉलिटिक्स करोगे? कौन सा रास्ते से आपका पॉलिटिक्स आगे जाएगा? कोई रास्ता नहीं है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी के सामने एक ही रास्ता खाली है, वो जो कालीघाट का मंदिर है उसके बाहर वो बैठ सकते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। और जैसे अभी आपने कहा ना, मुस्लिम वोटरों ने या मुस्लिम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। ये जो 59 विधायक आए हैं ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, इसमें 17 तो मुस्लिम है। और तो और वो जो डायमंड हार्बर का जो इलाका है जहां पर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से 8 विधायक जो जीत कर आए हैं वो भी चले गए ऋतुव्रत के साथ। तो ममता के साथ तो आज की तारीख में उनका वो जो तुष्टिकरण वाला वोटर था जिनकी इतनी सेवा ममता बनर्जी ने की, वो भी ममता का हाथ छोड़कर इस ग्रुप के साथ चला गया है। नॉट ओनली दैट, आप देखिए कि कुछ लोगों को गुस्सा हो सकता है, जैसे ऋतुव्रत बनर्जी, कि हमको तो कुछ नहीं ऐसा मिला है इसलिए मैं ममता को धक्का देना चाहता हूं। लेकिन आप देख लीजिए जावेद खान, आप देख लीजिए ये चंद्रनाथ सिन्हा, आप देख लीजिए अखरुज जमान, ये सारे तो ममता बनर्जी के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, और एक बार नहीं 2-3 बार का मिनिस्टर थे। ये लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। मतलब इसका दो ही मतलब हो सकता है, एक तो वो अंडे से बचने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि इनको भी समझ में आ गया कि ममता बनर्जी अभी रिलेवेंट है। 8 एमएलए उनके साथ धरना में थे, उसमें से 4 आज जाके शुभेंदु अधिकारी से मीटिंग कर लिया। और ये जो ब्लॉक है वहां पर ऋतुव्रत बनर्जी ने एक अच्छी बात बोल दिया
कि अभी फिलहाल हमारे पास 58 है, 60 जो बाहर है वो आ जाएंगे तो मैं 60 बोल सकता हूँ, लेकिन वो अभी के लिए बोल रहा हूँ। तो इसके मतलब यह है कि धीरे धीरे बाकी लोग भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, नहीं तो वो लोग भी मिट जाएंगे। अब पॉलिटिक्स से कोई कोई मिटना नहीं चाहता है। दूसरी बात है, अगर ऋतुव्रत बनर्जी बहुत अच्छे बंदे हो गया, जैसे बोला कि मैं स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया और उसके साथ कुछ डील भी हो जाता है, तो वो ममता बनर्जी को लीडर करके रख देंगे, अभिषेक बनर्जी को हटा देंगे। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, इनका एक सेगमेंट जो लोकसभा राज्यसभा में है, जो ऑलरेडी दिल्ली के नेता के साथ बात करके बैठे हैं, जिनका नंबर 2 दिन पहले तक 20 से 22 था, अभी वो नंबर पहुंच गया है 33 to 35। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए एक अलग सा बंदोबस्त कर दो, हम लोग पार्टी से डिटैच होकर वहां पर बैठेंगे। और अगर वो लोग आउट ऑफ 42 35 अगर अलग हो जाता है, तो उसके मतलब वो लोग भी डिमांड कर सकते हैं कि वही रियल तृणमूल है, और फिर वो लोग तृणमूल का जो लोगो और रजिस्ट्रेशन है वो छीनेंगे। और देखिए ये पूरा जो खेल हो रहा है, यहाँ पर कोई माने या ना माने भाजपा का क्लियर हैंड है, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल हमने महाराष्ट्र में देखा, पहले शिवसेना के साथ, उसके बाद एनसीपी के साथ एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन हो रहा है। तो कोई कितना अच्छा भी सीख ले, लेकिन वो मेंटर अगर सेम नहीं होगा तो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूशन इतना स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो इसके मतलब जो भी हो रहा है, दिल्ली का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन यहाँ पर है। और ये अगर होता है तो वो तो बात एकदम क्लियर है कि ममता बनर्जी को पूरे के पूरा फिनिश करने के लिए, कि आपको पॉलिटिक्स के मैदान में ही नहीं रखेंगे, इसलिए हो रहा है। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे एक जगह में लेके गया है कि वो कुछ भी कर लेगा, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर लेगा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जिसके अगेंस्ट जाएगा उसको खत्म करने का कोशिश करेगा। तो ये मौका तो कोई पॉलिटिक्स में आपको नहीं लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का एक वीडियो जो बड़ा वायरल हो रहा है, और आप कई बार मेरे साथ बात करते हुए कहते रहे कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता बहुत कुछ बोलते थे, भारत विरोधी बातें भी बोलते थे, लेकिन वो बांग्ला में होती थी, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, कभी दिल्ली के मीडिया तक वो बातें पहुंच नहीं पाई। अभी तो ममता बनर्जी का एक वीडियो विधानसभा के अंदर, जब वो सीएम थी उस वक्त का वायरल हो रहा है, जबकि वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर सीएम के तौर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी चोर है, फलाना चोर है, ढमकाना चोर है, बीजेपी चोर है। एक सीएम जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वो विधानसभा के अंदर ऐसी नारेबाजी कर रहा है। वो कुछ नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहा था वहां पर क्या बात बोल दिया, वो भी बंगाली में बोला। लेकिन उसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का एक टेररिस्ट को लेकर उसको टेररिस्ट बनाया गया और अमित शाह जी ने उनको मराया। ये सारे बात होगा तो पूरा बांग्लादेश वहां पर हलचल मचा लेंगे। आप उनका इंडिकेशन देख लीजिए, बांग्लादेशी जो जिहादी ग्रुप है उसको वो इंडिकेशन दे रहा है। जो जिहादी ग्रुप बार बार बोलता है कि आप मोदी के अगेंस्ट लड़ो, अब दिल्ली में जाके मोदी को सरकार से हटा दो, 17 करोड़ बांग्लादेशी आपके साथ है, 17 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम आपके साथ है, स्पेसिफिकली मुस्लिम वर्ड यूज करते हैं। तो ममता बनर्जी अभी सत्ता से चले गए हैं, उसके बाद भी ये बयानबाजी कर रहा है देश के अगेंस्ट। हमारा माननीय गृह मंत्री को ऐसे एलिगेशन लेके आ रहा है, आप ओपनली ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया सबके हाथ में है, और बांग्लादेश तो ममता बनर्जी को फॉलो करते हैं। तो बांग्लादेश से आप आग लगाना चालू करना चाहते हो कि इस गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करे, इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो फिर से खराब हो जाए, ये बीएनपी आने के बाद जो भी डेवलप हो रहा है उसको खत्म कर दो। क्यों है ये इंडिकेशन? और ये पहले बार नहीं है। जब भी हमारा सर्जिकल स्ट्राइक होता है वो सवाल उठाते हैं कि भाई कहां पर हुआ है, प्रूफ दो। ये आर्मी को यूज करके वोट करते हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था, ममता बनर्जी का बयान था, मोदी ने ये कराया क्योंकि उसको वोट में जीतना है। ममता एंटी इंडियन है, एंटी नेशनल है, एंड वो जिहादी ग्रुप जो है उनके साथ इनका कनेक्शन है। इमीडिएटली ममता बनर्जी के अगेंस्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के साथ कितना बुरा हो गया। आप आज की तारीख में तो विधायक भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है, किसी पंचायत की पंच भी नहीं है, उनकी तो कोई रेलिवेंसी नहीं है। इसीलिए उनको धक्का दे दिया ऋतुव्रत बनर्जी ने, और एक लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की कि आपको चीफ एडवाइजर बना देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, पाप आप किए हो तो उसका सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी जो काम किया है, पॉलिटिक्स में सब गलत काम करते हैं, गलत हो सकता है, लेकिन गलत काम करना और पाप काम करना दोनों के अंदर डिफरेंस है। आप समझ लो, हांसखाली बोल के यहाँ पर एक जगह है जो नॉर्थ 24 परगना में आता है। वहां पर एक 14 साल का बच्ची, उनको टीएमसी लीडर का बेटा अपने जन्मदिन में घर में लेके जाते हैं,
और वहां पर जाके उनका बलात्कार हो जाता है। और बलात्कार होने के बाद इतना खून निकलता है कि घर आके वो कोलैप्स हो जाता है। तो ये जो टीएमसी लीडर है वो जबरदस्ती उनका जो लाश है वो केरोसिन वेरोसिन डाल के वो जला देते हैं भयंकर तरीके से, कि सारे प्रूफ मिटाना है। और ये इंसिडेंट जब सामने आता है तब ममता बनर्जी का बयान होता है कि इन दोनों के अंदर लव अफेयर था, इसको ज्यादा बात कुछ कंसंट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। अब समझ लो, एक 14 साल के बच्ची के साथ ऐसे केस होता है, तो अगर ममता बनर्जी के ये स्टेटमेंट है तो क्या है, गलत है या पाप है? जहां पर एक नारी का निर्यातन हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, हमेशा से उनका स्टेटमेंट होता है ये तुच्छ घटना, मतलब सिंपल इंसिडेंट, साजानो घटना, फेक इंसिडेंट, इसको बनाया जा रहा है। और जब एक महिला पुलिस आधिकारिक दमयंती सेन इनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको जो एक्चुअल में एक्यूज्ड है उनको पकड़ लेते हैं, तो उस दमयंती सेन को पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे कॉर्नर किया जाता है कि उनको कुछ काम करने का जगह ही नहीं बचता है। तो ये क्या है, ये गलत है या पाप है? आप इतने सारे पाप करोगे, 15 साल से पूरे बंगाल को टॉर्चर करोगे, यहाँ कर महिलाओं जो है, बहनों जो है वो अनसेफ कर दोगे। आपने वोट बैंक के लिए आप वहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं करने दोगे, वहां पर बस इन्फिल्ट्रेशन होगा, तो आपके साथ क्या होगा? ममता बनर्जी के साथ जो भी हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ है, इससे भी खराब सिचुएशन उनको होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो बोया है ममता बनर्जी वही काट रही हैं। जिस तरह से उन्होंने 15 साल तक बंगाल के लोगों पर अत्याचार किया, और उसकी कहानियां अब सामने आ रही हैं जब जब ममता बनर्जी का साम्राज्य डूब गया है। वो कहानियां आज तक कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि जिसने भी उन कहानियों को बाहर लाने की कोशिश की, उनमें आप भी एक है, उन सबके साथ भी फेक फर्जी केस डाले गए, उनको भी जेल में डालने की कोशिश हुई। कितने लोग जेल में थे ममता राज में, ममता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। वो तो 4 मई को नतीजे आने के बाद जब बीजेपी जीती है तब कहीं जाकर लोग आजाद हुए हैं, तब बता रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या क्या करती थी। और अब तो ममता बनर्जी के विधायक भी बता रहे हैं, ममता बनर्जी के साथी भी बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से टीएमसी में अलग थलग पड़ गई हैं। पता नहीं किस मुंह से एक दिन पहले वो कह रही थी कि 170 सीटों पर बीजेपी ने धांधली की। 170 लोग तो उनकी रैली में भी नहीं थे, 33 तो उसमें पत्रकार थे और यूट्यूबर्स थे, जिसकी बात आपने की कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि अगर वो लोग भी नहीं होते तो पता नहीं क्या दिखता उस रैली में। तो आप सोचिए ममता बनर्जी कौन सी दुनिया में जी रही हैं। अब उनका असलियत से पाला पड़ रहा है, तो पार्टी से वो एक तरह से बाहर ही हो गई हैं। अब तो अगर 59 आए हैं तो मानकर चलिए जो 20-21 बचे हैं वो भी इधर आ जाएंगे, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मुझे लगता है उस पार्टी में रह जाएंगे जो बची खुची होगी, या वो 7 विधायक या 5 एमपी जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, जो बड़बोले से हैं, ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, वही उनके साथ रह जाएंगे। बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी की नैया मुझे लगता है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने या उनके अपने कुकर्मों ने डुबो दी है। राजनीति में आज की तारीख में ममता बनर्जी का कोई रेलिवेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और 8 जून को अगर वो दिल्ली आती हैं और वो इंडी गठबंधन की बैठक अगर होती है, जिसके होने के अभी कोई आसार नहीं है, तो भी ममता बनर्जी किस मुंह से वहां पर आएंगे और क्या कहेंगे अपने आप को? अब तो उनके हाथ में तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। आपने समय निकाला शुद्धजीत जी, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।